देख रहे हो इनके काम, ये लोग कोई सा प्रोसेस कर रहे हैं तो एक्सीडेंटली कोई सा भी चीज अगर इनसे डिस्कवर हो जा रहा है तो पूरी दुनिया को पढ़ना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ पे हम लोग हाथ पैर सिर फोड़ भी डालें और कुछ डिस्कवर करेंगे तो भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये हाल चल रहा है भाई, देख लो। और ये लोग एक्सीडेंटली कुछ डिस्कवर कर रहे हैं और वो हमारे सिलेबस का टॉपिक बन रहा है, उसको हम लोग को कंटिन्यूअसली जब तक पढ़ना है तब तक तो पता करना ही पड़ेगा भाई वो। तो यहाँ पे सेल डिवीजन कर रहा है, सेल साइकिल कर रहा है। जब सेल को डिवीजन नहीं करना होगा वो डिफरेंशिएशन करेगा, ये डिफरेंशिएशन में आ गया। लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले उसमें एलोंगेशन होता है, मतलब एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन के बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद ये मैच्योर सेल बनाएगा। मैच्योर सेल बनाने के बाद ये तुम्हारा मैच्योर सेल बनकर क्या आ गया, अब ये तुम्हारे सेनेसेंस में चला जाएगा। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, एजिंग बोलने का मतलब ओल्ड एज, और ओल्ड एज बुढ़ापे के बाद फाइनली वो उसका डेथ होगा। जैसे धनिया का पत्ती तो देखे रहोगे, धनिया पत्ती देखे हुए रहोगे। बुक में तुम्हारा एग्जांपल धनिया पत्ती नहीं है ना, बुक में जो धनिया पत्ती जैसे दिख रहा है वो दोनों नहीं है। एक लक्ष्य का दिया हुआ है और एक तुम्हारा बटरकप का दिया हुआ है, वो दोनों धनिया पत्ती जैसे दिखने वाले हैं बट है नहीं। गलती से भी कोरिएंडर ना मार देना, वो गलत हो जाए। कोरिएंडर अलग से एग्जांपल में लिखा हुआ है, ठीक है, बट इमेज में जो तुमको कोरिएंडर टाइप का, कोरिएंडर लीफ मतलब धनिया के लीफ के जैसा दिख रहा है वो नहीं है। वो एक लक्ष्य का है और एक दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारा बटरकप, ठीक है भाई। चलो तो कंटिन्यू किया जाए कल की क्लास को। कल हम लोगों ने बेसिकली ग्रोथ का जो टॉपिक था ये कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा बेसिकली डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और बीच में ही तुम्हारे बुक में दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। तो कितना खींचेंगे उसको यहीं पे पहले निपटा लेते हैं। इसके बाद फिर तुम्हारा सीधा का सीधा प्लांट हार्मोन स्टार्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट थोड़ा सा ही टॉपिक रहने वाला होगा, मे बी आज हम लोग डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। स्टार्ट कर लेंगे हम लोग, कोशिश करते हैं हार्मोन्स तक पहुंच जाए। हार्मोन्स तक पहुंच जाएंगे फिर तुम्हारे 5 टाइप के खाली हार्मोन्स बचने वाले रहेंगे, उन्हीं के बस डिटेल देखने हैं। मे बी एक क्लास और जाएगा, हो सकता है एक आध क्लास और चला जाए भाई। मैं बोल दिया रहता हूँ एक क्लास में हो जाएगा, लेकिन ये क्लास वो खींची जाता है और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हम लोग और 2 क्लासेस अपने सेफ जोन लेकर के चलते हैं, क्लियर। तो आज के क्लास 2 क्लासेस और मिल करके ये चैप्टर डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, इतना तो मैं भी श्योर हूँ, ठीक है। मतलब जो तुम्हारा 3rd क्लास होने वाला भी रहेगा वो पूरा 1 घंटे का भी नहीं होगा, मुश्किल से आधे घंटे आसपास का जाएगा अगर जाना होगा तो भी। बाकी कोशिश करेंगे कि कल हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम खींच करके खत्म कर दें। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 1 क्लास और खींच लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग का परसों क्लास होने वाला रहेगा तो वो पूरा 1 घंटे का जाएगा नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 क्लास और खींचने वाला होगा तो थोड़ा सा मैं तुमको ये वाले टॉपिक को करवाऊंगा, उसके बाद फिर उसी दिन हम लोग बायोलॉजी का ही तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले रहेंगे। मतलब परसों की ही क्लास में बायो का ही तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और ये जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि ये प्लांट फिजियोलॉजी खत्म होगा। इसके बाद हम लोग सीधा उसके ह्यूमन फिजियोलॉजी पे चलेंगे और एक एक करके फिर स्पीड में निकलेगा वो। क्योंकि मैंने तुमको पहले भी बोल दिया था 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद फिर जैसे ही हम लोग अभी इस चैप्टर को कर रहे हैं 5th चैप्टर हम लोग का होने वाला है मे बी, ठीक है। तो ये जैसे कंप्लीट हो जाता है तो ये जैसे स्पीड में हो चुका है और वो वैसे भी बहुत कम कंटेंट के साथ में, सेम ऐसे ही तुम्हारे आगे के ह्यूमन फिजियोलॉजी भी होने वाले होंगे, क्लियर, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आगे आज का हेडिंग लगाओ सीधा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, तीनों एक साथ। क्लियर, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। एकदम शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश करोगे, हालांकि लिखेंगे इसमें थोड़ा, अब थ्योरेटिकल चैप्टर तो लिखाई तो कहीं जाएगा नहीं, लिखना तो है ही है, ठीक है। तो लिखेंगे इनके बारे में, लेकिन बहुत शॉर्ट में इसका मीनिंग समझ लो ताकि तुम्हारे भेजे में रहे कि एक्चुअली में ये चीजें है क्या। डिफरेंशिएशन तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जब हम लोगों ने सेल साइकिल देखा हुआ था, जी नॉट फेज में जब जाएगा तो वो डिफरेंशिएट किया हुआ है, समझ लो। वापस से जब वो सेल साइकिल में आ जाएगा तो अपना डिफरेंशिएशन को तोड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जब वो तोड़ेगा तो वापस से वो अपने सेल डिवीजन फेज में, बोलने का मतलब मेरिस्टेमेटिक फेज में आ जाएगा, क्लियर। तो पहले वो मेरिस्टेमेटिक फेज में या फिर सेल डिवीजन फेज में था, यहां से वो चला गया डिफरेंशिएशन में। वापस से अगर उसको डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट होगा तो वो डिफरेंशिएशन फेज से अपने आप को डी डिफरेंशिएट करेगा, मतलब अपने डिफरेंशिएशन की एबिलिटी को खत्म करके वापस से वो डिवीजन फेज में आ जाएगा। डिवीजन फेज में आएगा तो फिर वापस से मेरिस्टेमेटिक फेज में आ गया। मेरिस्टेमेटिक फेज में आने के बाद वो फिर से डिवीजन अपना स्टार्ट करेगा और जब उसको डिवीजन रोकना होगा तो फिर से वो किसमें चला जाएगा, डिफरेंशिएशन में चला जाएगा। और सेकंड टाइम पे जो डिफरेंशिएशन में गया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। री डिफरेंशिएशन मतलब इन शॉर्ट अगर बोलोगे तो सेल अगर तुम्हारा डिवीजन फेज में है तो वो नॉन डिवाइडिंग है, मतलब नॉन डिफरेंशिएट है, क्लियर। डिवीजन फेज में होगा तो नॉन डिफरेंशिएट सेल होगा। सेल फिर अगर तुम्हारे स्पेशलाइज्ड हो गया, अगर किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गया, तब के केस में हम लोग उसको बोलेंगे
क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है। वो अब डिफरेंशिएट करेगा, वापस से डिवीजन अगर करना होगा तो उसको डी डिफरेंशिएशन करना होगा ताकि वो डिवीजन फेज में वापस से आ पाए। आ गया इतना समझ में। फिर अगर वो डिवीजन फेज में से वापस से अगर डिफरेंशिएशन करना होगा तो रीडिफरेंशिएट करते हुए वो वापस से रीडिफरेंशिएशन परफॉर्म करेगा। क्लियर, क्लियर। रीडिफरेंशिएशन करते हुए वापस से फिर वो परमानेंट सेल बन जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो जब भी डिवीजन सेल रहे, डिवाइडिंग सेल रहेगा तो वो तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक सेल होने वाला होगा, और जब भी तुम्हारा डिफरेंशिएट करेगा वहां से तुम्हारे बनने वाले सेल्स या फिर जो टिश्यू रहने वाला होगा ये तुम्हारा परमानेंट इन नेचर होने वाला होगा, मतलब परमानेंट नेचर का होगा। आगे देखो, तो जैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन लिखे हुए हैं, यहीं पे इसको चिपकाते चलो। पहले में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन, क्लियर। डिफरेंशिएशन, एक काम करो ऐसे ना लिखो, हम लोग एक काम करते हैं, मैं तुमको इसको एक फ्लो डायग्राम से बताता हूं, ठीक। एक फ्लो डायग्राम से बताता हूं तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग के कौन कौन से प्रोसेसेस हुए हैं, क्या गेन हुआ है, क्या लूज हुआ है, ये सब भी हम लोग को साथ ही साथ में कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ऑन है सारा कुछ। तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, एक तो आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग सेल। क्लियर। डिवाइडिंग सेल जो रहता है ये पहले जाएगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन में, तो जब ये डिफरेंशिएशन में जाता है, जब ये डिफरेंशिएशन में जाता है तो ये तुम्हारा बनाएगा सबसे पहले प्राइमरी परमानेंट सेल, ठीक है। प्राइमरी परमानेंट सेल 1 डिग्री लिखे मतलब प्राइमरी, डिफरेंशिएट कर गया, प्राइमरी परमानेंट सेल में आ गया। इसके बाद फिर ये वापस से आगे जाएगा, और आगे जब जाएगा तब के केस में ये डी डिफरेंशिएट करते हुए ये रिटर्न आएगा और वापस से ये बनाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल। तो इसको लिख लेना, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है। यहां से ये करने वाला होगा डी डिफरेंशिएशन, ठीक। और ये पहुंचेगा भाई तुम्हारे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल, सेकेंडरी मेरिस्टेम में लिख दिए। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट सेल, डी डिफरेंशिएट करेगा, वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बनाएगा, मेरिस्टेमेटिक ही लिख देते हैं, क्लियर। इसके बाद फिर डी डिफरेंशिएशन के बाद ये वापस से रीडिफरेंशिएट करेगा, रीडिफरेंशिएट या रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। और रीडिफरेंशिएशन के बाद इसका जो रिजल्ट होगा ये हो जाएगा तुम्हारा एक फुल्ली मैच्योर्ड सेल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट सेल, सेकेंडरी परमानेंट सेल। आ गया होगा ये समझ में, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल कहां से आया हुआ बोलने से तुम्हारा एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल से, मतलब एम्ब्रियोनल मेरिस्टेमेटिक सेल से। एम्ब्रियोनल मेरिस्टेमेटिक सेल धीरे धीरे करके अपने आप को ग्रो करवाएगा, ग्रो करवाने के बाद फिर वो तुम्हारा बनाएगा पहली बार में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या होता है, ध्यान देना, परमानेंट सेल अगर दिया हुआ है तो वो नॉन डिवाइडिंग सेल है, वो डिवीजन नहीं करने वाले। और जब भी तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक सेल आएगा, बोलने का मतलब यह है कि वो डिवीजन डिवाइडिंग सेल है, मतलब वो डिवीजन परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिटेल लिखना चालू करते हैं, तो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में क्या चेंज हुआ है ये तुमको पता चलते हुए चलेगा। जैसे सबसे पहले में दिया हुआ यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, क्लियर। तो इसके लिए लिखेंगे, देखो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, सबसे पहली बात ये क्या क्या हो जाएंगे इसके लिए, एक तो ये होते हैं डिवाइडिंग सेल, ठीक है। डिवाइडिंग सेल है तो ये अपना डिवीजन परफॉर्म करने वाले रहेंगे। जो नए सेल्स बनकर के आते हैं उनके पास किसी भी टाइप का स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, मतलब वो किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को नहीं परफॉर्म करने वाले, ये डिवाइडिंग सेल हो जाएंगे। डू नॉट परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन, दे डू नॉट परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन,
क्लियर। और जब तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेमेटिक सेल जब धीरे धीरे करके ग्रो करना चालू करेगा, तो जाहिर सी बात है इनके पास अब डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएंगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा, थिन मतलब प्राइमरी सेल वॉल ही यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, और साथ ही साथ में थिन थिन या फिर प्राइमरी सेल वॉल लिखो, ऐसे लिखो। जब ये यहां आएंगे, कहां से आएंगे, ये थोड़ा छोटा कर दें क्या, इसके ऊपर में लिख लेना, ये कहां से आ रहे हैं, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम से। एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम, जगह कम है, देख लेना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। तो ऊपर में सबसे पहले में क्या लिख लेना, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम लिख, भाई कहां से आ रहा है ये भी तो पता रहे तुमको। तो वहां से जब यहां आया हुआ है, एम्ब्रियोनल मेरिस्टेम से ये ग्रो करते हुए पहुंचा हुआ है प्राइमरी मेरिस्टेम तक, और प्राइमरी मेरिस्टेम के ये सारे क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, लिखो, बुक में सारा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग सेल हो जाएगा, दे डू नॉट परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन, ये किसी भी टाइप का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करने वाले। इनके पास में हो जाएगा डेंस साइटोप्लाज्म, क्लियर। डेंस साइटोप्लाज्म, ये गेन है, एक्चुअली में ऐसे लिखो, गेन ऑफ साइटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म साथ ही साथ, क्लियर। हैविंग थिन सेल वॉल, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल इसको लिख लेना, प्राइमरी सेल वॉल, क्लियर, प्राइमरी सेल वॉल है। अब ध्यान दो, ये हो जाएंगे तुम्हारे किसके 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 कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलने का मतलब जब डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ, अब डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट बोलने का मतलब इसके पास कुछ कुछ एबिलिटी आने वाले रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये क्या हो जाएंगे, अब ये प्राइमरी पैरेनकाइमेटिक, सॉरी परमानेंट सेल, तो प्राइमरी परमानेंट सेल जो है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे ये भी लिखो। ये हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे, एक तो ये नॉन डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल हो जाएगा, साथ ही साथ में ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाले होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ऐसे लिखो, स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। इनमें क्या होता है, ध्यान देना, लिग्नो सेल्यूलोजिक, बुक में यही वर्ड दिया हुआ है, लिग्नो सेल्यूलोजिक, सॉरी सेल्यूलोजिक, लिग्नो मतलब लिग्निन और सेल्यूलोज दोनों को मिक्सअप करके लिया हुआ है, लिग्नो सेल्यूलोजिक सेल वॉल जो रहेगा, मतलब इसका डिपोजिशन होगा, तो यहां पे लिखना डिपोजिशन ऑफ लिग्नो सेल्यूलोजिक, लिग्नोसेल्यूलोजिक वेट, लिग्नोसेल्यूलोजिक क्या लिखा था, अरे लिग्नोसेल्यूलोजिक कंपाउंड लिख लो, फॉर सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, फॉर सेकेंडरी सेल वॉल बोलने का मतलब जब पहली बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, अब इसके सेल वॉल जो रहेंगे वो तुम्हारे थिक होना चालू हो जाएंगे, सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया है, मतलब वो अब थिक होना चालू हो जाएंगे, ठीक है, टू फॉर्म सेकेंडरी सेल वॉल। अब यहाँ पे क्या क्या और क्या क्या आ जाएगा यहाँ से, और गेन ऑफ साइटोप्लाज्म बोला, तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म का यहाँ पे लॉस होगा, साइटोप्लाज्म भी लॉस होगा, प्रोटोप्लाज्म भी लॉस होगा, तो यहाँ पे लिखना लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, लॉस ऑफ
प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया होगा। चलो इतने को पहले नोट डाउन करो, क्योंकि इन्हीं को फिर आगे में कॉपी मारना है, तो इसीलिए बाकी में लिखने वाला हूं नहीं। पहले इतने को नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे का थोड़ा सा इसका लिखेंगे, और फिर मैं तुमको फाइनली बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया है, एक बार रिवीजन कर लेंगे। जल्दी करो, जल्दी स्पीड में। हो गया क्या? अच्छा एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल बता रहे भाई, एग्जाम्पल कहाँ जाएगा? एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल में लिख लो, इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सारे आ जाएंगे एग्जाम्पल, इसमें आ जाएगा प्राइमरी जाइलम, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम एटसेट्रा। दो ही लिखो अभी, बहुत है, आगे में आएंगे अभी बहुत। क्लियर? तो इसमें आ जाएगा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये सारे कुछ होने वाले रहेंगे। नेक्स्ट ध्यान देना, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल। जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल आएगा तो वापस से इसको वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलना चालू हो जाएंगे जो तुम्हारे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल को मिले हुए थे। मतलब इसमें अब क्या हो जाएगा, ये वापस से डिवीजन फेज में आ जाएगा, मतलब ये डिवाइडिंग सेल्स हो जाएंगे। साथ ही साथ में दे डू नॉट परफॉर्म एनी, अब इनके पास भी किसी भी टाइप का स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि वो फंक्शन करने वाले रहेंगे लेकिन स्पेशलाइज्ड नहीं रहते। तो स्पेशलाइजेशन का इनका जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाने वाला रहेगा, लूज, ठीक है। गेन ऑफ डेंस मतलब प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे गेन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। अच्छा चलो लिख देते हैं भाई जल्दी जल्दी, ये क्या हो जाएगा, नॉन डिवाइडिंग सेल। स्पीड में लिखो, स्पीड में। नॉन डिवाइडिंग सेल, सॉरी डिवाइडिंग सेल। यहां से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्लियर? गेन ऑफ डिवीजन, मतलब गेन ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी, मतलब डिवाइडिंग कर रहा है मतलब गेन ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी हुआ है, तो यह आ जाएगा गेन ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर? चलो तो ये आ जाएंगे इसके लिए तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके एग्जांपल में क्या आएगा बोलने से, इसके एग्जांपल में आता है तुम्हारा लिखना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल में इसका आ जाएगा कॉर्क कैम्बियम। क्या आ जाएगा, कॉर्क कैम्बियम। कहां से बना हुआ बोलने से, ये मतलब कि फुल्ली डिफरेंशिएटेड, क्या बोलना चाहिए, पैरेनकाइमेटिक सेल से बना हुआ रहता है। तो कॉर्क कैम्बियम मेड अप ऑफ या फॉर्म्ड फ्रॉम fully differentiated fully differentiated parenchymatic cell। fully differentiated parenchymatic cells, तो ये fully differentiated parenchymatic cell से बना हुआ रहता है कॉर्क कैम्बियम। आ गया होगा ये समझ में? क्लियर है? बस अब यहां से जब ये रीडिफरेंशिएट करेगा तो वापस से यही सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहां से आ जाएंगे, इसको फिर यहां पे चिपका लेना। आ गया ये समझ में? और इसके एग्जांपल्स में क्या आएंगे, जैसे इसके एग्जांपल में प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम लिए हुए थे, इसके एग्जांपल में क्या लिखोगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर? आ गया होगा समझ में? चलो भाई, तो इसके एग्जांपल में, इसका खाली एग्जांपल ही लिख रहा है, ठीक है। सेकेंडरी परमानेंट सेल जो बनेंगे आफ्टर रीडिफरेंशिएशन, सेकेंडरी परमानेंट सेल जो बनेंगे, इसके एग्जांपल में आ जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एटसेट्रा। इजी, ठीक है, समझ में आ गया रहेगा ये। तो बहुत ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे नया चीज यहाँ पे लिखा नहीं है, वही सारे एलिमेंट्स का यूज किया हुआ जितने को हम लोगों ने पहले भी डील किया हुआ था, तो बहुत ज्यादा तुमको हैवी लगना नहीं चाहिए। फिर भी इनकेस किसी को इसके किसी भी पॉइंट में थोड़ा मोड़ा भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, तो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी इतना ही है डिटेल। क्लियर? यही है तुम्हारा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब करता है तो क्या क्या होते हैं, ये वाले प्रोसेस से ये वाले प्रोसेस में पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर डी डिफरेंशिएशन में फिर वापस से यहां से यहां आ जाएंगे, रीडिफरेंशिएशन में यहां से वापस इसको चिपका लेना ना, ठीक है। तो सारे पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, ना लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि इतने में तुमको समझ में आ जाएगा कि रीडिफरेंशिएट जब करेगा तो उसके साथ में होने क्या क्या वाला है। क्लियर? क्लियर? चलो इतने को फटाफट नोट डाउन करो, फिर यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने डेवलपमेंट के तरफ। अच्छा सर, ट्यूमर, ट्यूमर कैसे होता है, ठीक है, बता रहे हैं। ट्यूमर ध्यान से सुनो,
ट्यूमर जो रहता है, अच्छा लिखवा देंगे उसको, क्या लिखवा देते हैं, क्या है वो, जब अनकंट्रोल, जैसे कैंसर होता है, कैंसर उस वैसा ही होता है ट्यूमर। एक्चुअली में जब तुम्हारे डिवाइडिंग सेल्स, जैसे ही तुम्हारा मान लो सेकेंडरी मेरिस्टम आ गया, एक बार वो डिफरेंशिएट किया हुआ था, डी डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी मेरिस्टम में आ गया है, अब वो डिवीजन फेज में आ चुका है। डिवीजन फेज में आने के बाद जब सेल का डिवीजन होगा, अगर वो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड वे में, बिना कंट्रोल किए हुए अनकंट्रोल्ड वे में वो कंटिन्यूअसली होते जाएगा, तब के केस में ये तुम्हारा आगे फाइनली कॉज करता है या तो ट्यूमर या फिर कैंसर। ठीक है, या तो ट्यूमर कॉज करेगा या फिर कैंसर कॉज करेगा। ट्यूमर बनने का दूसरे दो मेन रीजन होते हैं। एक तो जितने सेल का रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा सेल्स डिवाइड होकर के बनना चालू हो जाए। दूसरा फैक्टर उसका आता है, या जिन सेल को जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था वो अभी भी जिंदा रहेंगे, तब के केस में सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, और सेल नंबर इंक्रीज किया मतलब या तो वो तुम्हारा कैंसर कॉज करेगा या फिर ट्यूमर कॉज करेगा। ठीक है, हालांकि इसके बारे में डिटेल हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी करने के टाइम पे, हालांकि कहीं पे ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बीच में तुमको कहीं पे, क्योंकि बीमारी वगैरह तो आने वाले रहते हैं, वैसे कि कहीं पे बीच में मैं तुमको ट्यूमर और क्या बोलते हैं इसको, कैंसर के बारे में बताऊंगा, बट ट्यूमर यहाँ पे लिख लेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक में रीडिंग मारोगे तो वहां पे दिया हुआ है ट्यूमर का को बताने के लिए। तो जल्दी इतने को नोट डाउन करो, फिर ट्यूमर डिफाइन करवाते हैं। जल्दी स्पीड करो, स्पीड स्पीड में लिखो, छोड़ना मत कुछ भी, क्योंकि बुक में सबको एक जगह पैसे दिया हुआ, पढ़ोगे पगला जाओगे। डन, गुड। चलो, तो अब ट्यूमर, ट्यूमर लिख लो भाई, थोड़ा सा एक या दो लाइन का ही आएगा, बहुत ज्यादा तो है नहीं। ट्यूमर लिख लो। ट्यूमर हो क्या जाएगा, cells lose their specialization character या specialized character and differentiate uncontrollably, ऐसे लिखना, when cells lose their specialized characters and differentiate, अच्छा डिफरेंशियल नहीं, differentiate to divide uncontrollably, then this division cause ट्यूमर। क्लियर, ये जो अनकंट्रोलेबल डिवीजन होगा इसी को हम लोग बोलेंगे ट्यूमर। क्लियर है, ठीक है, बस इतना ही लिखना है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे उतरेंगे हम लोगों का, जिसको कि बोल रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सीधा, डेवलपमेंट। बेसिकली डेवलपमेंट के लिए जो हम लोगों ने एक लाइन का डेफिनेशन लिखा हुआ था वो पहले पहले पैराग्राफ में लिख चुका है, फिर से उसको एक बार चिपका लो। डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज सम टोटल ऑफ किसका किसका, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। दोनों का मतलब अब हम लोग को समझ में आ चुका रहेगा, क्योंकि भाई इसके बारे में डिटेल में देख चुके हैं आप, डिफरेंशिएशन भी कवर हो चुका है और साथ ही साथ में ग्रोथ भी कवर हो चुका है। हालांकि यहाँ पे उसका ज्यादा भेजा लगाना है नहीं, इट इज सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, साथ ही साथ में लिखना इट इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस of an organism throughout the life।
थ्रू आउट दी लाइफ। अब इसके लिए भाई तुम्हारे बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, दो इमेजेस हम लोग को कवर करना है। जो सबसे पहले नंबर पे इमेज दिया हुआ था, मैंने बताया था कि आगे में उसको हम लोग देखने वाले रहेंगे, क्लियर। तो वो तुम्हारे एक सीड के डेवलपमेंट का इमेज दिया हुआ है, ठीक है, सीड के डेवलपमेंट का इमेज दिया हुआ है, और एक डेवलपमेंट का जो टॉपिक लिखा है उसके बाद में एक इमेज दिया हुआ है फ्लो डायग्राम टाइप का, ठीक है। अब मैं हालांकि उसके बारे में तुमको लिखना है नहीं, उसके बारे में बस समझना है, इसको जल्दी दो लाइन को लिख लिए रहोगे या तो लिख चुके रहोगे, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं पहले इमेजेस, इमेजेस से पहले उसको कवर करें और फिर वापस से आकर के इसको कंटिन्यू यहीं पे करेंगे इसको, ठीक है। देखो ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक का सबसे पहले नंबर का जो इमेज दिया हुआ है वही निकाल लिया हम लोगों ने। ये तुम्हारे एक डेवलपमेंट फेज को बता रहा है, इसमें लिखा हुआ है ना कि जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन, क्लियर, मतलब डेवलपमेंट के प्रोसेस को बता रहा है। सबसे पहले में यहाँ पे क्या था, एक सीड था, सीड में धीरे धीरे करके जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होने के बाद उसके प्लूम्यूल और रेडिकल्स वगैरह निकलना चालू हो जाएंगे, प्लूम्यूल से तुम्हारा निकलेगा ऊपर की तरफ शूट, रेडिकल से निकलेगा नीचे की तरफ का रूट, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ ये बनाएगा एपिकोटाइल और नीचे की साइड में आ जाएगा हाइपोकोटाइल। तो कॉटिलेडन जो रहता है हाइपोकोटाइल नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में एपिकोटाइल बन जाएगा। यहाँ से फिर ऊपर में तुम्हारा आगे का डेवलपमेंट होगा शूट का, और नीचे के साइड में तुम्हारे रूट का डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। और धीरे धीरे करके ये हर एक स्टेप में इसका ग्रोथ हो रहा है, और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट बोल रहे हैं। ध्यान देना, हर एक स्टेप में इसमें ग्रोथ हो रहा है और साथ ही साथ में डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, ध्यान देना। ये एक पार्ट बन गया यहाँ से। इसके बाद में जब इस वाले प्लांट में पहुंचा हुआ है तो यहाँ पे तुमको स्टेम दिख रहा होगा, भाई स्टेम है, स्टेम में क्या, स्टेम क्या है, स्टेम ऑफ स्पेशलाइज्ड हो चुका है, ठीक है, मतलब कि ये तुम्हारा डिफरेंशिएट कर जाएगा, तब जाकर के किसी न किसी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करने वाला होगा। जब भी सेल डिफरेंशिएट करेंगे तभी वो किसी न किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे या परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। और ऑर्गन जो रहता है तुम्हारे टेम्परेरी टिश्यू का कभी नहीं बनता, ऑर्गन बनेगा तो वो हमेशा परमानेंट टिश्यू का ही बनेगा, क्योंकि अगर वो टेम्परेरी टिश्यू का बनेगा तो जाहिर सी बात है भाई वो चेंज हो सकता है, फिर उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ऑर्गन्स का फॉर्मेशन तुम्हारे डिफरेंशिएशन से होता है, इसीलिए डेवलपमेंट को तुम्हारा ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम बोल रहा है, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर के ही डेवलपमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज प्लांट जो है वो डेवलप ग्रोथ तो करते जाएगा बट विदाउट डिफरेंशिएशन उसके किसी भी टाइप के पार्ट्स का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। आ गया ये समझ में? तो इसी वजह से पहले ही में बोल दिया गया है कि डिफरेंशिएशन सॉरी डेवलपमेंट जो रहता है ये तुम्हारा ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का सम होता है। क्लियर है? आ गया होगा इतना समझ में? ठीक है, तो ये डायग्राम तुमको ड्रॉ करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आता, सिर्फ डेवलपमेंट को समझाने के लिए ये दिया हुआ था। आगे देख, यहां पे मत बनाना, ठीक है, यूज होगा तो आगे में उसको करवाते हैं, फिर ध्यान देना। हाँ, एक चीज कल मैंने तुमको ये नहीं बता पाया था, फिर इसको मारो गोली अभी। ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक ये तो कल हम लोगों ने देख लिया था, ये तो समझ में आ चुका रहेगा। देख लो, इसमें एक एक डिवाइड कर रहा है और बाकी सेल जो है ये डिफरेंशिएट करते जा रहा है। ये जो तुमको क्या बोलना चाहिए, लाइट कलर में दिख रहा है, ये सारे के सारे डिफरेंशिएटेड सेल है, क्लियर। और ये जो तुमको डार्क ब्लू कलर में अपीयर हो रहा है, ये सारे के सारे क्या बोलना चाहिए तुम्हारे डिवीजन फेज वाले सेल है, मतलब डिवाइडिंग सेल्स है, क्लियर है, वो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स है। अब ध्यान देना, मैंने कल तुमको लिखवाया था स्पेसिफिक कि अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज जो रहता है ये तुम्हारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आता है, क्लियर, लेकिन लेट एम्ब्रियोनिक फेज जो रहता है ये तुम्हारा अरिथमेटिक ग्रोथ में आता है। ध्यान देना, ये अर्ली डेवलपमेंट का फेज हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का ये क्या किया हुआ है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक फेज लिखा हुआ है, देख लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ये बनना चालू होंगे। लेकिन जैसे ही प्लांट ग्रो कर जाता है अब उसको स्पेशलाइज्ड क्या बोलना चाहिए ऑर्गन्स का रिक्वायरमेंट रहता है, ताकि वो अपने फंक्शन जो है परफॉर्म कर पाए, क्लियर। तो प्रॉपरली फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अब सारे के सारे सेल अगर डिवीजन फेज में रहेंगे तो कोई भी तुम्हारा ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब प्लांट के सेल्स थोड़े से मैच्योर होना चालू हो जाते हैं, मतलब थोड़े से ज्यादा होना चालू हो जाते हैं, फिर सेल्स जो रहेंगे यही तुम्हारे डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे। तो ये जो नीचे में डायग्राम लिया हुआ है, जितना रीजन तुमको डार्क ब्लू में दिख रहा है वो तुम्हारा कौन से फेज में जाएगा, डिवीजन फेज में, मतलब वो अभी भी कैसे हैं, अरिथमेटिक, क्लियर, अरिथमेटिक ग्रोथ सॉरी अरिथमेटिक ग्रोथ रेट सॉरी ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट दिखाने वाले रहेंगे। लेकिन जो तुम्हारे लाइट कलर में दिख रहा होगा यहाँ पे वो सारे के सारे अरिथमेटिक ग्रोथ दिखा रहे होंगे। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारे 2 स्टेजेस की बात किया हुआ है। सबसे पहले में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जहां पे तुम्हारा कैसा होगा, ज्योमेट्रिक फेज होगा, और बाद में लेट एम्ब्रियोनिक फेज जो है या फिर लेट फेज जो रहेगा तुम्हारा यहाँ पे ये हो जाएगा अरिथमेटिक फेज। क्लियर? क्लियर,
नेक्स्ट, ये वही डायग्राम है, एक साथ दिया हुआ है। ये ग्राफ हम लोगों ने कल देख लिया था, ये लीनियर ग्राफ है, ठीक है, ये लीनियर ग्राफ है। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी का ये ग्राफ, ठीक है, सेम कल बनाया हुआ था हम लोगों ने, बुक में यही दिया हुआ है। ये तुम्हारा सिग्मॉइड ग्राफ हो जाएगा, सिग्मॉइड ग्राफ एस शेप में आया हुआ है तो इसको बोल देंगे सिग्मॉइड ग्राफ, लिखा भी हुआ है सिग्मॉइड ग्रोथ, क्लियर। तो एस शेप में जो आता है इसको बोलते हैं सिग्मॉइड ग्राफ। लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज दोनों याद रखना है। इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, एक्सीलरेटेड फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ये कल हम लोगों ने देख लिया था, इसके बारे में मैंने तुमको कैलकुलेशन भी करवा दिया था। आगे देखो, डेवलपमेंट के लिए तुम्हारा जो क्या बोलना चाहिए चार्ट दिया हुआ है वो ये है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, समझो ध्यान से। इसमें पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म का मतलब एक प्लांट का क्या बोलना चाहिए, एक सेल का ही मान करके चलो, पूरे लाइफ साइकिल के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान से देखो, इस वाले रीजन में जो तुम्हारा पार्ट दिया हुआ है ये तुम्हारा डिवीजन फेज है, ये डिवीजन फेज है। यहाँ पे सेल जो है ये डिवाइड करते जाएगा, सेल डिवाइड करते जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक सेल आया, मेरिस्टेमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ बोलने का मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ में तुम्हारा प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी इंक्रीज करेगा, फिर ये वापस से तुम्हारे सेल साइकिल में चला मतलब घूमेगा ये। तो यहाँ पे ये सेल डिवीजन कर रहा है, सेल साइकिल चल रहा है यहाँ पे। जब सेल को डिवीजन नहीं करना होगा वो डिफरेंशिएशन करेगा, ये डिफरेंशिएशन में आ गया। लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले उसमें एलोंगेशन होता है, मतलब एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन के बाद डिफरेंशिएशन के बाद ये मैच्योर सेल बनाएगा। मैच्योर सेल बनाने के बाद ये तुम्हारा मैच्योर सेल बनकर के आ गया। अब ये तुम्हारे सेनेसेंस में चला जाएगा। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग बोलने का मतलब ओल्ड एज, और ओल्ड एज बुढ़ापे के बाद फाइनली वो उसका डेथ होगा। क्लियर। दूसरा चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ध्यान देना, जो यहाँ पे ये एरो बनाया, देखो एक के बाद एक नहीं बनाया है, ये एरो बनाया, ये खत्म नहीं हुआ, ये स्टार्ट हो गया, ये खत्म नहीं हुआ, ये स्टार्ट हो गया, ये खत्म नहीं हुआ, ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो तुम्हारे सिक्वेंशियल प्रोसेस चलते हैं ये एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप्ड रहते हैं। एक्चुअली में हमारे बॉडी के लगभग सारे ही प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप्ड रहते हैं, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए उसको क्या बोलना चाहिए डिस्क्रीट फॉर्म में पढ़ते हैं। एक के ऊपर में दूसरा ओवरलैप करके ही चलता है। एक प्रोसेस हमारे बॉडी में स्टार्ट हुआ नहीं, खत्म हुआ नहीं रहता है, उससे पहले ही दूसरा जो प्रोसेस रहता है वो स्टार्ट हो चुका रहता है। आ गया समझ में। जैसे ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ जो ये कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन या इलोंगेशन का फेज स्टार्ट हो चुका है। इलोंगेशन का फेज कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएशन का फेज स्टार्ट हो चुका है। क्लियर। तो हमारे जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज रहते हैं बॉडी में, उनमें से सारे के सारे एक दूसरे के साथ में ओवरलैप्ड होते हैं। आ गया ये समझ में, ठीक है। डिस्क्रीट फॉर्म में मिलेगा नहीं, प्रोसेस जो है वो रुकता नहीं है कहीं पे। क्लियर। ये भी ड्रॉ नहीं करने तुमको, बस समझने के लिए थे, इतना ही है इसमें। क्लियर है। बस इतना दिमाग में बिठा कर रखना कि सारे के सारे फेजेस जो रहते हैं ये तुम्हारे ओवरलैप्ड होते हैं, ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर में ओवरलैप्ड रहेंगे, ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं मिलने वाले। आ गया ये समझ में, ठीक है, क्लियर। चलो अब इतने के बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आगे चलेंगे। एक बार पहले फिर भी इसको देख लो, किसी को कुछ समझ में ना आया रहे तो बता दो। ये तुम्हारे सेल डिवीजन के फेज का है और ये तुम्हारे आगे का फेज का है, जब तुम्हारा सेल डिफरेंशिएट कर जाए। डिफरेंशिएशन के बाद मैच्योर होता है, मैच्योर के बाद मैच्योर सेल बनाएगा, वो मैच्योर टिश्यूज बनाएंगे, फाइनली जाकर के आगे में उसका डेथ होने वाला होगा। ठीक है, ठीक है। मीनिंग लिख लेना। सेनेसेंस का मतलब एजिंग बोलने का मतलब बुढ़ापा, लिख लेना, हिंदी में भी लिख लेना, बुढ़ापा आ गया। क्लियर है। इसमें से जिसका भी मतलब तुमको नहीं पता है बकायदा बुक में ही लिखो, यहीं पे लिखो, जल्दी करो जल्दी, फिर हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पे सीधा और कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को आगे। अच्छा डन, गुड, वेरी गुड। चलो तो आगे कंटिन्यू करें हम लोग। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था आगे लिखो। इसमें उसमें एक बढ़िया सा वर्ड दिया हुआ है भाई, प्लास्टिसिटी करके, ध्यान देना। लेकिन प्लास्टिसिटी यहाँ बायोलॉजी में इसीलिए समस्या हो जाता है साइंस मानने के बाद, सेम वर्ड तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मीनिंग के साथ में आते हैं। प्लास्टिसिटी हम लोग को देखना है फिजिक्स में भी। क्लियर। फिजिक्स में भी हम लोग को देखना है, वहां पे इलास्टिक नेचर और प्लास्टिक नेचर, दो टाइप के नेचर देखने वाले रहेंगे। ठीक है। जो तुरंत टूट जाता है, ब्रिटल होता है, जैसे एक बार में टूट जाता है उसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं, सीधी सी बात। अरे ऐसे समझ लो भाई, प्लास्टिक को मोड़ने से मुड़ जाता है उसको प्लास्टिक ना बोलो। नेचर के हिसाब से अगर बोलोगे तो जो जितना जल्दी टूटेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक नेचर। ठीक है। और जो जितना ज्यादा खिंचाएगा, जो जितना लेट में टूटेगा उसको बोलते हैं उसका इलास्टिक नेचर। तो इलास्टिक और प्लास्टिक हम लोग फिजिक्स में अलग से देखने वाले रहेंगे। लेकिन प्लांट्स जो रहते हैं ये भी तुम्हारे प्लास्टिक नेचर शो करते हैं। तो आगे लिखो पॉइंट में, प्लांट्स शोज प्लास्टिक नेचर। प्लांट शो प्लास्टिक नेचर या फिर प्लास्टिसिटी। ठीक है।
तो प्लास्टिक नेचर बोलने का मतलब यहाँ पे क्या आता है, ध्यान देना, समझो पहले इसको, समझो समझो फिर लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। देखो होता क्या है, प्लांट्स को अपने एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने में या तो डेवलपमेंट चेंज लाना होता है, या फिर तुम्हारा एनवायरमेंटल चेंज लाना रहता है। तो दो टाइप के चेंजेस अपने में उसको लाना होता है। क्लियर क्लियर, अभी समझो, एक्चुअल में उसका एग्जांपल भी दे रहे हैं, समझो ध्यान से। जैसे धनिया का पत्ती तो देखे रहोगे, धनिया पत्ती देखे हुए रहोगे, बुक में तुम्हारा एग्जांपल धनिया पत्ती नहीं है ना, बुक में जो धनिया पत्ती जैसे दिख रहा है वो दोनों नहीं है, एक लक्ष्यपुर का दिया हुआ है और एक तुम्हारा बटर कप का दिया हुआ है, वो दोनों धनिया पत्ती जैसे दिखने वाले हैं बट है नहीं। गलती से भी कोरिएंडर ना मार देना, वो गलत हो जाएगा। कोरिएंडर अलग से एग्जांपल में लिखा हुआ है, ठीक है, बट इमेज में जो तुमको कोरिएंडर टाइप का, कोरिएंडर लीफ मतलब कि धनिया के लीफ के जैसा दिख रहा है वो नहीं है, वो एक लक्ष्यपुर का है और एक दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारा बटर कप का, ठीक है। उसको इमेज में बताऊंगा तुमको, पहले इसको दिमाग में बिठाओ। तो प्लांट्स जो रहते हैं ये एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने में चेंजेस लाते हैं। तो डेवलपमेंट चेंज की अगर बात करोगे तो डेवलपमेंट चेंज में होता क्या, जो धनिया का पत्ती इनिशियल फेज में रहता है तो उसके लीफ का साइज छोटा होता है, धीरे धीरे करके जब वो डेवलप करना चालू करेगा तो एनवायरमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, अपने खुद को उसको ग्रोथ करवाना है, तो ग्रोथ करवाने के लिए ज्यादा अमाउंट उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, सब कुछ चाहिए भाई। तो इस हिसाब से वो अपने लीफ के साइज को वो बढ़ाएगा तो होगा क्या, उसमें ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर पाएगा और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा रिलीज, बोलने का मतलब उसका फंक्शन वो क्या बोलना चाहिए, परफेक्टली परफॉर्म कर पाएगा। तो इस हिसाब से उसमें जो तुम्हारा ग्रोथ होकर के आता है वो तुम्हारा डेवलपमेंट ग्रोथ रहता है। और ये जो ग्रोथ आया हुआ है, ये जो डेवलपमेंट हुआ है होगा उसमें, ये किसके वजह से होगा, या ये जो प्लास्टिक या ये जो उसमें चेंजेस आया हुआ है किसको रिस्पॉन्ड करने के लिए आया हुआ है, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए आया हुआ है। ठीक क्लियर। अभी वो जो एक्वेटिक प्लांट वाला देखें, सॉरी नीचे में जब देखेंगे तुम्हारे बटर कप का, तो वो तुमको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अभी दिमाग में इतना ही बिठाओ, क्लियर है। तो ये अपने सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करने के लिए, अपने एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए जो प्लांट्स रहते हैं वो उनमें चेंजेस आते हैं। तो वो दो चेंजेस मैंने तुमको बता दिया। अब ये दो चेंजेस आते किस हिसाब से हैं वो भी समझो ध्यान से। प्लांट्स जब अपना क्या करने वाले रहेंगे, अपने एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने वाले रहेंगे। एक काम करो तो लिखी लो इसको सीधा, प्लास्टिसिटी लिखो नेक्स्ट। ठीक है, लिखो द नेचर ऑफ प्लांट, या ऐसे लिखो द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू विच they can change their pathway or structure to respond environment, टू रिस्पॉन्ड एनवायरमेंट। क्लियर है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन। डेफिनेशन को चिपकाओ जल्दी, फिर हम लोग चलेंगे इमेज पे वापस, एक इमेज और देखना ही पड़ेगा उसको। क्लियर है, जल्दी करो जल्दी। द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स ड्यू टू विच दे कैन चेंज देयर पाथवे और स्ट्रक्चर टू रिस्पॉन्ड एनवायरमेंट। अरे भाई सिंपल इतना ही समझो कि अपने एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो अपने बॉडी में जितने भी टाइप के चेंजेस लाने वाले रहेंगे या अपना पाथवे जो चेंज करने वाले रहेंगे, इसी नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर क्लियर। थोड़ा सा डिटेल पहले इमेज देख लें क्या, पहले इमेज देख लेते हैं फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पहले इमेज देख लेते हैं क्योंकि इमेज में तुमको थोड़ा मोड़ा कुछ चीज समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में इसमें जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ, अच्छा वही एग्जांपल करेंगे। चलो पहले इमेज देख लेते हैं। हाँ, ये धनिया पत्ती जैसे दिख रहा है, दोनों के दोनों धनिया पत्ती नहीं है। हाँ, दोनों ही कोरिएंडर नहीं है। आ रहा है समझ में।
दोनों ही कोरिएंडर नहीं है। ऊपर में जो तुम्हारा दिया हुआ है ये हो जाएगा तुम्हारा लक्ष्यपुर, लिखा है यहाँ पे लक्ष्यपुर, ये लिखा है यहाँ पे लक्ष्यपुर, तो ये लक्ष्यपुर का हो गया। और नीचे में जो तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है ये तुम्हारा बटर कप का है, बटर कप, क्लियर, बटर कप, ध्यान दो। ऊपर में जो तुम्हारा लक्ष्यपुर दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे में जुवेनाइल, यहाँ पे लिखा हुआ है एडल्ट। जुवेनाइल बोलने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा अर्ली फेज, अर्ली फेज बोलने का मतलब वो अभी यंग फेज में है, और ये तुम्हारा एडल्ट मतलब थोड़ा सा मैच्योर हो चुका रहेगा। जुवेनाइल फेज में इसके लीफ का साइज देखो या शेप इस टाइप से है, और एडल्ट फेज में इसके लीफ का शेप इस टाइप से हो गया। तो ये इस शेप में आया कैसे है, ये तुम्हारा डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, डेवलपमेंट प्लास्टिसिटी, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। ये कौन सा हो जाएगा, एग्जांपल फॉर डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। क्लियर है, ये हो जाएगा तुम्हारा डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ये वाला एग्जांपल को ना देखो, इसी का सेम एग्जांपल तुम्हारा धनिया पत्ती में भी होता है। धनिया पत्ती अगर खरीद के लाए रहेंगे घर वाले, तो ये धनिया पत्ती में किसी किसी में ऐसा पत्ती रहता है, और कोई कोई सा धनिया पत्ती देखना जिसमें तुम्हारा इस टाइप से स्ट्रक्चर बन चुका रहता है, मतलब उसके जो लीव रहते हैं वो बहुत ही पतले रहते हैं, इस टाइप से तुमको स्पाइक जैसे अपीयर हो रहे होंगे, क्लियर। तो ये तुम्हारा एक दूसरा टाइप का हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बटर कप का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो बटर कप में यहाँ पे तुम्हारे सेम प्लांट है, बटर कप का ही प्लांट है, लेकिन ये तुम्हारा टेरेस्ट्रियल प्लांट का लीफ है, मतलब लैंड एरिया में जो प्लांट रहता है उसका ये लीफ है, और एक्वेटिक रीजन में जो रहता है उसका प्लांट का लीफ इस टाइप से बनने वाला होगा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है, तुम्हारा कैसा चेंज हुआ है, एनवायरमेंटल चेंज हुआ है। कैसा चेंज हुआ है, ये एनवायरमेंटल। तो इस वाले प्लास्टिसिटी को हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। इसको क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। दोनों में ही तुम्हारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, क्लियर क्लियर। और इसको जो यहाँ पे लीफ का अलग अलग क्या बोलना चाहिए, फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोफिली। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोफिली, हेट्रोफिली, क्लियर है क्लियर है। तो हेट्रोफिली जो है ये तुम्हारे प्लास्टिसिटी का एक एग्जांपल होता है। ये डायग्राम समझ में आ चुका रहेगा, ठीक है। चलो अब मैं तुमको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और लिखवाता हूं। नेक्स्ट उसी के नीचे में लिखो, एग्जाम्पल में लिखो हेट्रोफिली ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसका, हेट्रोफिली ऑफ प्लांट्स। हेट्रोफिली ऑफ प्लांट्स बोलने का मतलब डिफरेंट साइज शेप ऑफ लीफ ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, लिखो। हैविंग लीफ ऑफ डिफरेंट शेप एंड sizes to respond environment, to respond environment। ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब इसमें हम लोगों ने दो एग्जांपल दिखा हुआ था अभी अभी वहां पीछे में, तो उसको भी लिखो, लक्ष्यपुर, और एक आ जाएगा यहां से बटर कप। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो भाई तुम्हारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जहां जहां पे तुम्हारे नाम दिए हुए प्लांट्स के, रट्टा मार लो पूरा, और हो सके तो उसके एक आध में, क्योंकि सारे इमेज में यहाँ पे तुमको ला करके दिखा पाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो उसके एक आध एग्जाम्पल जो है वो अगर एक्चुअल लाइफ में नहीं देखे हुए हो तो गूगल में सर्च मारो, और बैठ करके उसका बढ़िया बढ़िया दो चार इमेज भी देख लो, ताकि तुम्हारे भेजे में बैठ जाए कि एक्चुअली में वो प्लांट दिखता कैसे है। और ये तो भाई तुम्हारे लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होते हैं नाम, ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स के नाम दिए रहेंगे, कौन कौन से फ्लावर्स के नाम दिए रहेंगे, कौन कौन से टाइप्स के नाम दिए हुए रहेंगे, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्यपुर जो रहेगा ये तुम्हारा किस टाइप का प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, ये हो जाएगा डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी, शोज डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। और ये क्या हो जाएगा, शोज एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी। इसमें चेंज किसके वजह से आया था, डेवलपमेंट की वजह से आया था। इसमें चेंज किसके वजह से आया, एनवायरमेंट की वजह से। पहले टेरेस्ट्रियल में था तो बड़े पत्ती का साइज, अगर इसी को हम लोग एक्वेटिक रीजन में अगर ग्रो करवाएंगे तब के केस में छोटे पत्ती का साइज हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा शो एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी।
ये डेवलपमेंटल के लिए तुम्हारे दो एग्जांपल्स और दिए हैं, कॉटन भी दिया हुआ है और साथ ही साथ में एक और तुम्हारा कोरिएंडर। ठीक है, तो इसके अदर एग्जांपल्स में आ जाएगा, बुक में लिखा हुआ है, अदर एग्जांपल्स में आ जाएगा कॉटन और साथ में कोरिएंडर। क्लियर, साथ में इसमें आ जाएगा इसका कोरिएंडर। तो ये हो जाएंगे भाई तुम्हारे प्लास्टिसिटी या प्लास्टिक नेचर को लेकर के डिटेलिंग। अब समझ में आ चुका रहेगा एक्चुअली में प्लास्टिक नेचर जो रहता है बताता किसको है। ठीक है, ठीक है, मतलब सेम टाइप के सेम प्लांट में ही तुमको एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे सेम पार्ट में। जैसे हम लोगों ने लीफ का देख लिया, इसके और भी एग्जांपल्स होंगे, कभी स्टेम भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा, कभी ब्रांच भी चेंज हो जाएगी, कभी उसका साइज भी चेंज हो जाएगा, और बहुत सारे इसमें पाथवेज भी तुम्हारे चेंज होने वाले होते हैं। तो इसी वजह से तुम्हारे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सराउंडिंग को या फिर एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्लांट अपने पाथवे में जो चेंज करता है या फिर अपने स्ट्रक्चर में जो चेंजेस लाता है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक नेचर। ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक नेचर। चलो भाई इतने को जल्दी नोट डाउन करो, फिर अब यहां से बढ़ेंगे हम लोग आगे। डन, गुड। तो ये सारा डिटेल होने के बाद अब हम लोग अपने फाइनल टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि तुम्हारा होगा पीजीआर। पीजीआर बोलने का मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो देखेंगे अब वहां तक, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी टाइम है भाई, फिर भी टाइम लग ही जाएगा। चलो हेडिंग लगाओ तो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। वहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टर्स में इसमें तुम्हारे आ जाएंगे दो फैक्टर। एक हो जाएगा यहां से एक्सट्रिंसिक फैक्टर और एक आ जाएगा यहां से इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, एक हो जाएगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स मतलब आउटर बाहर वाले फैक्टर्स, एक इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल सारे के सारे फैक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में सारे के जितने भी फैक्टर्स आते हैं वो सब हम लोगों ने पिछले वाले में डील कर चुका है। जो जो ग्रोथ के लिए देखे थे सेम वो इसके लिए आ जाएगा, उसी सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉपी मार देना अगर स्कूल के एग्जाम में लिखने के लिए आया तो आएगा क्या यहाँ पे, एक तो आ जाएगा ऑक्सीजन, एक आ जाएगा वाटर, ठीक है, एक आ जाएगा तुम्हारा टेम्परेचर। क्लियर, और यहां से आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और भी जितना चाहो लिख सकते हो। क्लियर, तो ये यहाँ पे लिख लेना, बाकी मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, एटसेट्रा। कंप्लीट। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक अगर फैक्टर की बात करेंगे तो ये तुम्हारे बेसिकली दो टाइप से होते हैं। एक होता है तुम्हारा इंट्रासेल्यूलर मतलब विद इन सेल, सेल के अंदर में ही, और एक हो जाएगा इंटरसेल्यूलर, एक हो जाएगा इंट्रासेल्यूलर विद इन द सेल, एक हो जाएगा इंट्रासेल्यूलर बोलने का मतलब डिफरेंट सेल्स के बीच में। क्लियर, तो यहाँ पे ये इंट्रासेल्यूलर की अगर बात करेंगे तो इंट्रासेल्यूलर को क्या बोलना चाहिए, अगर इंट्रासेल्यूलर डेवलपमेंट को अगर यहाँ पे इंपैक्ट मतलब इंट्रासेल्यूलर फैक्टर अगर देखेंगे तो इंट्रासेल्यूलर फैक्टर में तुम्हारा आता है क्या बोलते हैं उसको, जीन्स। जीन्स बोलने का मतलब जेनेटिक्स, इसका सिंपल है कि लिखो जेनेटिक्स, बुक में भी जेनेटिक लिख करके छोड़ा हुआ है, इसको लिखो। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ईयर। इसको इसको अफेक्ट करने वाला होगा जेनेटिक्स। और इंट्रासेल्यूलर जो रहता है इसमें हम लोग को देखना होता है पीजीआर। पीजीआर बोलने का मतलब ये हो जाएगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या हो जाएंगे ये, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। चलो तो ये फ्लो डायग्राम बनाओ स्पीड में, फिर हम लोग अपना यहां चालू करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्लियर, चलो 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 जल्दी स्पीड में इसको लिखो भाई, लिखो। डन, गुड। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ अब सीधा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो बुक में इसको बोलता है कि ये तो भाई तुम्हारा एक क्या बोलना चाहिए, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स या फिर स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। साइज साइज में ये स्मॉल होने वाले रहेंगे। क्लियर, स्मॉल साइज के होते हैं और कम अमाउंट पे रिक्वायर्ड रहते हैं। तो लिखो यहां पे स्मॉल इन साइज एंड रिक्वायर्ड इन लेसर अमाउंट।
एंड रिक्वायर्ड इन लेसर अमाउंट। बेसिकली ये जो तुम्हारे हॉर्मोन्स रहते, सॉरी, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो बात कर रहे हैं, इनको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है, प्लांट हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो हम लोग आगे में लिखेंगे, अभी यहीं पे सारा कुछ ना लिखो, कुछ कुछ चीजें आगे के लिए बचा करके रखो। एक ही जगह पे सारे फैक्ट्स लिख डालोगे तो फिर याद करने में तुमको समस्या जाएगा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, स्मॉल इन साइज एंड रिक्वायर्ड इन लेसर अमाउंट, कम अमाउंट पे ये आने वाले रहेंगे। बेसिकली ये जो रहते हैं ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव्स इन द सेंस, अभी हम लोग यहाँ पे पहले तो 5 फाइटो हार्मोन्स रहते हैं, मैं उसका नाम और साथ ही साथ में उसका डेरिवेटिव्स यहाँ पे एक बार लिख रहा हूं, इसको एज इट इज याद रखे रहना। एक्चुअली में वो डेरिवेटिव्स का नाम जो रहेगा वो हम लोग देखेंगे उसके टॉपिक स्टार्ट करने के टाइम पे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अभी तक हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का नाम नहीं इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे नाम के साथ में लिख रहा हूं, तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ। बुक में सिर्फ जो डेरिवेटिव्स हैं, जिन डेरिवेटिव से तुम्हारे पीजीआर बनते हैं उनका ही नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये तुम्हारे सारे में नहीं लिखा हुआ है, तो वो भी हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो जैसे ऑक्सिन, एग्जाम्पल के लिए ऑक्सिन, ये होता है तुम्हारा इंडोल डेरिवेटिव, ठीक है। इंडोल डेरिवेटिव, क्लियर। नेक्स्ट ऑक्सिन के बाद यहां से आ जाएगा जिब्रेलिन, ये तुम्हारा डेरिवेटिव होता है टर्पिन्स, ठीक है, टर्पिन्स डेरिवेटिव। क्लियर। उसके बाद आ जाएगा साइटोकाइनिन, ये तुम्हारा होता है एडिनिन डेरिवेटिव। समझ में आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा। इंडोल के साथ में कुछ चिपका हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडोल डेरिवेटिव, टर्पिन के साथ में कुछ चिपका हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्पिन डेरिवेटिव, और एडेनिन के साथ में अगर कुछ चिपका हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एडेनिन डेरिवेटिव। सीधी सी बात है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट साइटोकाइनिन, इसके बाद आ जाएगा इथाइलिन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एथिलीन ना, क्लियर। ये बेसिकली होता है गैस, ठीक है, ये गैस होता है, ये गैस पीजीआर है। इसके बाद आ जाएगा एब्सिसिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, बस। तो ये टोटल 5 टाइप के तुम्हारे हार्मोन्स के डेरिवेटिव्स यहां से निकल करके आ गए। ऑक्सिन के लिए क्या हो जाएगा, इंडोल डेरिवेटिव्स, ऑक्सिन किसका डेरिवेटिव होता है, इंडोल डेरिवेटिव होता है। जिब्रेलिन टर्पिन्स डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर साइटोकाइनिन एडिनिन डेरिवेटिव्स हो जाएगा। उसके बाद फिर इथाइलिन के लिए बस इतना याद रखो वो गैस होता है, गैस पीजीआर होता है। और इसके बाद तुम्हारा एब्सिसिक एसिड के लिए हो जाएगा क्या चीज, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड के बारे में भी मैंने तुमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले में दिया हुआ है सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। सेल वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसको भी डिटेल में तो खैर नहीं, बाकी कुछ ना कुछ तो उसमें से देख करके हम लोगों ने आया था। आगे इतना समझ में, ठीक है, क्लियर है। अब अगर इन सारे के सारे फाइटो हार्मोन्स को क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे तो बेसिकली ये फाइटो हार्मोन्स तुम्हारे 2 टाइप से क्लासिफाई होते हैं। एक तो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने वाले रहेंगे और दूसरा प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले रहेंगे। तो एक को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर पीजीआर या फिर हार्मोन्स, ठीक है, और एक हो जाएगा यहां से तुम्हारा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीआर, लिखो छोटे मोटे एलिमेंट्स तो निकालो जल्दी। फिर इसके बाद देखेंगे डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, वो हल्का सा निकालेंगे, फिर तुम्हारा चालू हो जाएगा पांचों के पांचों पीजीआर का डिटेलिंग, और वो हम लोग करना स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। तो लिखो यहां पे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीआर। पीजीआर, ठीक है। सबसे पहले पे आ जाएगा ऑक्सिन, फिर आ जाएगा जिब्रेलिन,
क्लियर। इसके बाद आ जाएगा साइटोकाइनिन, क्लियर। इसके बाद आ जाएगा इथाइलिन, इसके बाद आ जाएगा एब्सिसिक एसिड, क्लियर। इसको शॉर्ट में ए बी लिखते हैं। अब मैं एब्सिसिक एसिड बार बार नहीं लिखने वाला, ए लिख दूंगा, समझ जाना कि वो एब्सिसिक एसिड की बात किया हुआ है, क्लियर। अब इनमें से ये जो तुम्हारे तीन टाइप के प्लांट्स आए, सॉरी ये जो तीन टाइप के आए हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सॉरी, हाँ ग्रोथ रेगुलेटर ही है भाई, प्रमोटर, प्रमोटर सॉरी, प्रमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। रेगुलेट करने का मतलब वो कम ज्यादा भी करता है, ठीक है, तो ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा ग्रोथ को, प्रमोटर्स, ठीक है। और एक ये जो दिया हुआ है ये तुम्हारा होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो बच गया तुम्हारा इथाइलिन। इथाइलिन तुम्हारा आता है दोनों में, इथाइलिन जाएगा तुम्हारा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में भी, और इथाइलिन आएगा तुम्हारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में भी। लेकिन इसका मेन काम क्या होता है, इसको मेनली हम लोग को पढ़ना किस में है, इनहिबिटर में बोलोगे कि प्रमोटर में, तो इसको हम लोग को पढ़ना होता है इनहिबिटर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेनली इंक्लूड इन इनहिबिटर, ठीक है। इसका मेन काम इनहिबिट करने का ही होता है, हालांकि ये दोनों ही परफॉर्म करने वाला होगा, लेकिन इसको हम लोग को बेसिकली इनहिबिटर में देखना होता है। आ गया ये समझ में। तो ये हो जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ, एक काम करो, मैंने यहाँ पे जबरदस्ती एक्स्ट्रा का लिखा, पिछले वाले पेज में पांचों हार्मोन्स लिखे थे ना, वहीं पे ऐसे फ्लो डायग्राम टाइप का बनाओ, ऐसे ब्रैकेट मारो और दोनों दोनों तीनों नाम लिख लो वहां पे। एक तो हो जाएगा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स और एक हो जाएगा तुम्हारा प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, और यहाँ पे तुम्हारा इथाइलिन जो रहेगा तुम्हारे दोनों में आने वाला होगा, ठीक है, दोनों में ही आने वाला होता है, दोनों में ही उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या बोलोगे, तो ये तुम्हारे प्लांट ग्रोथ में से मैक्सिमम चीजों को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है मैक्सिमम मैक्सिमम पार्ट में, ठीक है, क्लियर। जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर यहां से हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या बोलते हैं उसको, डिस्कवरी, डन, गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट सेटिंग हो जाएगा हमारा, पूरा तो करेंगे नहीं, मुश्किल से एक आध दो लाइन लिखवाऊंगा, फिर छोड़ दूंगा, उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग कल वाली क्लास में, क्लियर। क्योंकि उसको फिर कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे क्या बोलना चाहिए, ऑक्सीजन तुम्हारा इंट्रोड्यूस हो जाता है। और इस वाले में जो तुम्हारे डिस्कवरी दिया हुआ है, इस वाले के नीचे में तुम्हारे पेज में पांचों ही टाइप के तुम्हारे जो हार्मोन्स है उनके बारे में डिटेल पहले दे दिया, मतलब इनिशियल डिटेल पहले दे दिया है, कौन उसको डिस्कवर किया हुआ था, कहां से डिस्कवर किया हुआ था, ये सब लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग अब डिस्कवरी ऑफ पीजीआर में हम लोग एक जगह पे सब लोग नहीं सबको नहीं देखने वाले, पहले ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन में सारा कुछ उसका डिस्कवर कौन था, कहां से डिस्कवर किया गया, कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था, ये सारा चीज देखने के बाद फिर दूसरे वाले हार्मोन का, फिर तीसरे वाले हार्मोन का, ऐसे हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तुम्हारे बुक में एक ही पेज में सभी का पहले इनिशियल डिटेल को दे दिया है, लेकिन हम लोग उसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, ठीक भाई। ये पता नहीं विदेशियों को क्या रहता है, ये जितने भी तुम्हारे यूरोपियंस, अमेरिकन और जो ये क्या बोलना चाहिए, इतने सारे थ्योरी दे दे करके गए हुए हैं, मोस्टली के में लिखा हुआ रहता है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था और जो रिजल्ट इन्होंने निकाला हुआ है वो भाई एक्सीडेंटल है। इसमें भी जो 5 पीजीआर मिले हुए थे, इसमें बुक में भी साफ साफ लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट में कि डिस्कवरी ऑफ दिस फाइटोहार्मोन्स इज एक्सीडेंटल, मतलब एक्सीडेंटली वो डिस्कवर हुआ है। देख रहे हो इनके काम, ये लोग कोई सा प्रोसेस कर रहे हैं तो एक्सीडेंटली कोई सा भी चीज अगर इनसे डिस्कवर हो जा रहा है तो पूरी दुनिया को पढ़ना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ पे हम लोग हाथ पैर सिर फोड़ भी डालें और कुछ डिस्कवर करेंगे तो भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो ये हाल चल रहा है भाई, देख लो। और ये लोग एक्सीडेंटली कुछ कुछ डिस्कवर कर रहे हैं और वो हमारे सिलेबस का टॉपिक बन रहा है और उसको हम लोग को कंटिन्यूअसली जब तक पढ़ना है तब तक तो पता करना ही पड़ेगा भाई, वो हमारे दिमाग में रहना ही चाहिए, हमको पता रहना चाहिए वो, ठीक है। तो उनके उनके मतलब जो यूरोपियंस या अमेरिकन या जो भी तुम्हारे फॉरेनर्स हैं इंडिया को छोड़ करके, इनके डिस्कवरी ऐसे ऐसे हैं जो एक्सीडेंटल हुए हैं,
लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्हीं का है। आ रहा समझ में? और हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे करके भी कोई डिस्कवरी करना चालू करेंगे तो भी हमसे कुछ ना हो पाता। ठीक है, अब क्या करे भाई, चलो देख लो, थोड़ा मोड़ा पढ़ लो तो फिर उद्धार हो जाएगा तुम्हारा भी नाम इन्हीं सबके में। कुछ थोड़ी ना ज्यादा कर रहा है भाई। साइंस का मतलब होता क्या है? साइंस का मतलब होता है कि अपने सराउंडिंग में होने वाले सारे फिनोमिना को ऑब्जर्व करो और उनके बेसिस पे उनके कॉजेस को पता करो। सीधी सी बात है, इतने ही काम अगर रेगुलर बेसिस पे करना चालू करो तुम भी साइंटिस्ट हो। सीधी सी बात। आ रहा बात समझ में? ठीक है, क्लियर। तो डिस्कवरी ऑफ पीजीआर, इसका क्रेडिट जो रहता है इनिशियल क्रेडिट या इनिशियल, इसको इनिशिएट करने का जो क्रेडिट रहता है, क्रेडिट फॉर इनिशिएशन, दो लोग आ जाएंगे, एक चार्ल्स डार्विन और उसका उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन। एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने क्या यूज किया हुआ है बोलने से? इन्होंने कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल यूज किया। कोलियोप्टाइल तो थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा होगा। कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ये सब पिछले वाले में पढ़ करके आए हुए थे। यहीं से तुम्हारा रेडिकल प्लूम्यूल वगैरह निकलने वाला जो प्रोसेस रहता है वही वाला ये कोलियोप्टाइल है। क्लियर? मतलब कोलियोप्टाइल से क्या निकलेगा? तुम्हारा शूट निकलने वाला रहेगा। सीधी सी बात। क्लियर? तो कोलियोप्टाइल, यहां से ये क्या जाएगा? फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, experiment, they performed experiment on सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स था ये, एक एक्सपेरिमेंट नहीं। दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, लिख लेना तुम, तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास। अब इन्होंने कैनरी ग्रास को लेकर के सनलाइट में रखा। सनलाइट में रखने के बाद इसको यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोवाइड किया। यूनिडायरेक्शनल लाइट बोलने का मतलब हमेशा एक ही तरफ से। ठीक है, जैसे सन का लाइट जो रहता है वो दिन में तुम्हारा एक राउंड ऐसे घूमेगा 180 डिग्री, ऐसा नहीं, एक ही जगह पे। जैसे प्लांट यहाँ पे खड़ा हुआ है, इधर से लाइट आ रहा है, मतलब वो इसी से आना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे लाइट्स रहते हैं, मतलब आर्टिफिशियल लाइट दिया हुआ है, सन को पकड़ के थोड़ी बैठा हुआ रहेगा उसके सामने में कि चल इसी को एक ही डायरेक्शन से फोकस कर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहां पे यूनिडायरेक्शनल लाइट इसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया गया था और उसके ग्रोथ पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ग्रोथ पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें बेंडिंग हो रहा है। प्लांट जो है, जैसे ये तुम्हारा मान लो प्लांट है, तो ये तुम्हारा बेंडिंग नेचर शो करेगा, मतलब इस टाइप से ये तो बैंड हो गया प्लांट। तो ये जो बैंड हुआ है इसी को इन्होंने ऑब्जर्व किया और इसके कॉज को निकालने की कोशिश किया। और कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे हमारे ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, या फिर प्लांट रेगुलेटर के बारे में। ठीक है, यहीं से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑक्सिन से। क्लियर हो गया होगा? ये इतना समझ में आ चुका रहेगा। तो इतने एलिमेंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखे हुए रहना। कल हम लोग यहीं से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अपने एक एक हार्मोन को खत्म करने का कोशिश करेंगे। देखते हैं कल अगर 5 हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना भी हुआ तो भी एक क्लास जाएगा और। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग